वेलकम वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए एंड बीएड थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है। इस क्लास के अंदर अपन ब्रिटिश पोइट्स को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हमने अन्य पोइट्स को पढ़ा है। हमारे सिलेबस के अंदर नेक्स्ट पोइट जो है आज उसको पढ़ेंगे। इसका नाम है W.B. येट्स। W.B. येट्स नामक पोइट हमारे सिलेबस में है और आज उसको पढ़ेंगे। इसकी एक पोइम है जिसका नाम है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। ए प्रेयर फॉर माय डॉटर नामक एक पोइम है हमारे सिलेबस में, इनके द्वारा लिखित। इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले पोइट के बारे में जान लें। W.B. येट्स जो थे, इनका जन्म 1865 में हुआ था। तो इनकी डेथ जो थी वो 1939 में हुई थी। और दूसरी बात जो जाननी है, ये एक तरह के आयरिश पोइट थे। कौन से पोइट थे, ध्यान रखना मेरी बात इसको। ये एक आयरिश पोइट थे, आयरलैंड के थे और इनका जन्म डबलिन नामक जगह पर हुआ था। आयरलैंड के अंदर एक डबलिन नामक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था जॉन बटलर, जो प्रोफेशन से पेंटर थे। W.B. येट्स के पिता, जिनका नाम जॉन बटलर है, ये प्रोफेशन से क्या थे, एक पेंटर थे। और नेक्स्ट बात जो मैं जाननी है येट्स के बारे में, येट्स फाउंडेड द आयरिश लिटरेरी सोसाइटी। द आयरिश लिटरेरी सोसाइटी को फाउंड किया था इन्होंने 1891 के अंदर। मतलब आयरलैंड के अंदर ही एक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। इसका नाम है आयरिश लिटरेरी सोसाइटी और इसे 1891 में स्थापित किया था और ये काफी फेमस रही थी। येट्स को नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान रखना है। येट्स को नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1923 में। 1923 के अंदर उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब पोइम जो है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। ए प्रेयर फॉर माय डॉटर पोइम जो है इसको 1990 में लिखा गया था। पोइट्स ने इसको कब लिखा था, आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज एल्डेस्ट चाइल्ड। उनकी एक गर्ल चाइल्ड जो थी वो जब पैदा हुई थी, उसके बाद इन्होंने इस पोइम को लिखा था ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। ए प्रेयर फॉर माय डॉटर क्या है, इसमें क्या बताया गया है। पोइट जो है इस पोइम के अंदर ये बताना चाहता है कि वो गॉड से एक तरह से प्रे कर रहा है कि उसकी डॉटर जो है वो एक अच्छी लेडी बने, एक शांतप्रिय लेडी बने, और उसके गुणों के बारे में बताना चाहता है। यदि उसकी बेटी बड़ी होगी तो आगे चलकर वो चाहेगा कि उसकी बेटी किस रूप में बने, क्या क्या उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। ये सब बातें इस पोइम में बताई गई हैं। पहले मैं इस पोइम की आपको समरी पढ़ के बताऊंगा, फिर हम लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पोइम थोड़ी बड़ी है, हो सकता है 2-3 क्लासेस में कंप्लीट हो। तो सबसे पहले अपन इस पोइम की क्या पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे। येट्स हैज रिटन द सेकंड कमिंग ए पोइम। येट्स ने एक पोइम और लिखी थी जिसका नाम है द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग एक फेमस पोइम है, इनकी ध्यान रखना है। येट्स की फेमस पोइम है सेकंड कमिंग। ये भी क्या है, एक पोइम है, इसको उन्होंने लिखा था। और सेकंड कमिंग लिखने के बाद उन्होंने इस पोइम को लिखा था। उसके 1 महीने के बाद जब सेकंड पोइम कमिंग नामक पोइम लिखी थी, उसके 1 महीने के बाद येट्स ने गर्ल चाइल्ड ने जन्म लिया था और बाद उन्होंने फिर इस पोइम को लिखा था। Should we read with the poem the second coming because there is some similarity between two poems। क्यों, और पोइट ये कह रहा है कि दोनों पोइम को हमें एक साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरी पोइम हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। दोनों पोइमों के अंदर एक तरह की सिमिलरिटी है, एक तरह की समानता है। The poet is anxious to rescue his daughter from the wrath and tyranny of the second coming। और सेकंड कमिंग के अंदर पोइट ने जो टिरेनी बताई थी, टिरेनी का जो अत्याचार बताया था, एक तरह का क्रूअल माहौल जो होता है वो बताया था। तो इसके अंदर किस तरह मतलब गुस्सा जैसी जो एंगर जो होता है उसको उन्होंने बताने की कोशिश की थी। उस चीज से पोइट जो है अपनी बेटी को बचाना चाहता है। तो बेसिक थीम क्या होगा इस पोइम की,
बेसिक थीम यही है कि पोइट जो है अपनी बेटी को जो गुस्सा जो है उससे बचाना चाहता है, जो संसार में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो पाप हो रहे हैं, उससे पोइट जो है अपनी बेटी को बचाना चाहता है। ये इसकी बेसिक थीम है। आगे क्या है इस पोइम में? Poet foresees the end of the present civilization, which is scientific, democratic, and fast accumulating heterogeneous civilization. तो पोइट ये देख रहा है कि जो वर्तमान की जो सभ्यता चल रही है, जो सिविलाइजेशन चल रही है, वो वैज्ञानिक है, प्रजातांत्रिक है और विविध है, और लेकिन उसके अंदर जो वर्तमान की सभ्यता चल रही है उसमें ये चीजें तो हैं, लेकिन इस सभ्यता के अंदर लॉलेसनेस भी बहुत ज्यादा है, यानी कानून विहीनता भी बहुत ज्यादा है। समाज के अंदर कानून का दायरा जो है बिगड़ा हुआ है और सभी हर जगह अराजकता फैली हुई है। इन सब चीजों से पोइट जो है अपनी पुत्री को बचाना चाहता है। So the poet wants to save his daughter from many so evil of the present civilization. वर्तमान जो सिविलाइजेशन जो है, प्रेजेंट सिविलाइजेशन जो इसकी बुराइयां जो है, इससे अपनी बेटी को बचाना चाहता है। The poet is gloomy and anxious to protect the child from the wrath of the coming cruel tides. Or he prays for solicit for the infant child a life of beauty and innocence. और पोइट जो है इस समय बहुत निराश है, बहुत चिंतित है। निराश इसलिए है, काहे के लिए चिंतित है? वो अपनी बेटी के फ्यूचर को देकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि वो चाहता है, बचाना चाहता है उसकी बेटी जो हो वो एक ब्यूटीफुल लाइफ जिए, एक इनोसेंट जो लाइफ जो होती है जिसमें किसी तरह की कोई अत्याचार नहीं होता है, किसी तरह कोई एंगर नहीं होता है। वो चाहता है इसकी बेटी जो है ऐसी लाइफ को जिए। ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो चाहता है उसकी बेटी जो इस दुनिया में आई है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, विदाउट द कर्स इंटेलेक्चुअल हेट्रेड एंड ओपिनियटेड स्टूडेंट। तो समाज के अंदर जो एक जिद्दीपन जो छाया हुआ है, समाज के अंदर अराजकता छाई हुई है, इन सब चीजों से उसकी बेटी जो है अपने आप को बचाए। He does not want her to grow like Helen who was troubled by a fool. और एक हेलन नामक की एक लेडी हुई थी जो बहुत ब्यूटीफुल लेडी हुई थी, लेकिन उसका भविष्य जो था हेलन का भविष्य जो था वो उसके गलत निर्णय के कारण खराब हो गया था। हेलन इतनी ब्यूटीफुल थी लेकिन उसने जीवन में एक गलत निर्णय लिया था। एक लैम्प आयरन, एक लंगड़ा लोहार जो था उससे उसने एक मूर्ख से उसने शादी कर ली थी जिसका नाम पेरिस था। हेलन ने किससे शादी की थी? पेरिस से शादी की थी जो एक मूर्ख किस्म का लड़का था। इसके कारण काफी युद्ध हुआ था, वार ऑफ ट्रॉय हुआ था, इसके कारण उसका जीवन जो था वो तबाह हो गया था। तो पोइट ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी जो है वो एक हेलन की जैसी सुंदर बने, इतनी सुंदर भी नहीं बने मतलब वो गर्व निर्णय ले ले, उसके अंदर किसी तरह का ईगो नहीं आना चाहिए, किसी तरह का उसके अंदर एरोगेंस जो होता है, अभिमान जो होता है वो उसके अंदर नहीं आना चाहिए। लाइक वीनस इन मैरिड डे मैं वो ये भी नहीं चाहता, वीनस जो गॉडेस है एक तरह की लव की गॉडेस मानी जाती है, वीनस जो है वो उसने भी बहुत बड़ी गलती की थी, एक लंगड़े लोहार से शादी कर ली थी और जिसका नाम था हेप्रेटस नामक एक लंगड़ा लोहार गॉड जो था उससे शादी की थी। और वीनस ने भी ये एक गलत निर्णय लिया था, इससे उसका जीवन जो था वो काफी परेशानी में रहा। रेफरेंस इनडायरेक्टली टू गॉड गॉड, और ये जो रेफरेंस जो दिए हैं ये सारे रेफरेंस जो हैं वो पोइट ने एक लेडी को दिए हैं जिसका नाम है मॉड। और इस कैरेक्टर को ध्यान रखना है आपको, मॉड एक वो लेडी थी जिससे येट्स को लव था। येट्स लवर्स थे, येट्स क्या थी? ये लवर थी, येट्स की प्रेमिका थी। कौन? मॉड। लेकिन इसके येट्स तो इसको चाहता था लेकिन मॉड जो थी वो इसको नहीं चाहती थी और मॉड ने इसके प्रेम को क्या किया था? रिजेक्ट कर दिया था। और इसीलिए वो ये समझता है कि जितनी भी महिलाएं होती हैं वो जो मॉड जब उसको रिजेक्ट किया था उसके मन में एक वहम हो गया था कि जितनी महिलाएं होती हैं वो सही आदमी को कभी नहीं चुनती हैं। तो वो चाहता है उसकी बेटी जो है वो मॉड की तरह न बने,
तो वो गलत राह पर चली जाए, गलत मार्ग पर चली जाए, वो नहीं चाहता उसकी बेटी भी ऐसी बने। सुनाई बात। तो मॉडगॉन जो था, मॉडगॉन जो थी उसने भी एक मैकब्राइड नामक व्यक्ति से शादी की थी। मॉडगॉन किससे शादी की थी? मैकब्राइड नामक व्यक्ति था, उससे मॉडगॉन ने क्या की थी? विवाह किया था। और ये वो उसकी बहुत बड़ी भूल थी। इस विवाह के कारण मॉडगॉन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। तो कोई बिल्कुल नहीं चाहता उसकी बेटी जो है उसकी प्रेमिका मॉडगॉन की तरह बने, जो जीवन की गलत राह को चुने। वो चाहता है उसकी बेटी जो है एक सही राह को चुने, एक सही व्यक्ति को चुने, ताकि उसका जीवन जो है काफी इनोसेंट रहे, सिंपल रहे, पीसफुल रहे, मर्यादा में रहे। ये वो पोइट ऐसा चाहता है। आगे पोइट ये कहता है, पोइट गॉड से ये प्रे करता है, हिज लिटिल डॉटर मे बी ग्रांटेड ऑर्डिनरी ब्यूटी विदाउट प्राइड। वो चाहता है उसकी बेटी को ब्यूटी तो मिले, लेकिन ब्यूटी में मतलब इकोवन चेंज होने वाली नहीं चाहिए। उसकी ब्यूटी मिले तो उसमें किसी तरह का कोई प्राइड नहीं होना चाहिए। तो हिज डॉटर शुड बी ब्यूटीफुल विदाउट प्राइड। कहने का मतलब ये है उसकी डॉटर जो बने ब्यूटीफुल बने, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई प्राइड नहीं होना चाहिए। रिफाइंड कर्टसी, उसकी बेटी के अंदर कर्टसी का मतलब शिष्टाचार होना चाहिए, रिफाइंड का मतलब परिष्कृत होना चाहिए, मतलब प्योर होनी चाहिए। उसकी जो कर्टसी हो उसमें किसी तरह का कोई अभिमान नहीं हो, कोई घमंड नहीं हो, ऐसी उसके अंदर कर्टसी होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। एनलार्जमेंट ऑफ द सोल, उसकी सोल जो है, उसका मन जो है, उसकी आत्मा जो है वो इतनी बड़ी हो कि लोगों की गलतियां जो है उसको क्षमा कर सके और अपना जीवन जी सके। आगे कोई ये कह रहा है, शी मे बी फ्री फ्रॉम द फॉल्स ड्रिंकिंग। वो ये भी चाहता है उसकी बेटी जो है मुक्त रहे, आजाद रहे, उसकी बेटी शराब नहीं पिए, कोई झगड़ा ना करे, किसी से बदतमीजी ना करे, और एक नफरत जो बहुत बड़ी समाज के अंदर बुराई है उसे हेट कहते हैं, नफरत जो है हेट, और इससे तो उसकी बेटी इसको बहुत बड़ी एक ईविल कह रहा है, ईविल है, नफरत एक बहुत बड़ी ईविल है, इससे तो उसकी बेटी को बचना ही होगा। तो चाहता है उसकी बेटी जो है किसी से किसी प्रकार की नफरत ना करे, अपने मन में किसी तरह कोई नफरत ना रखे, और वो चाहता है उसकी बेटी जो है एम्प्टी प्राइड माने खाली जो घमंड होता है वो उससे दूर रहे, क्योंकि खाली घमंड जो होता है वो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड को जन्म देता है, ये बौद्धिक नफरत को जन्म देता है। वो चाहता है कि उसके अंदर बेटी को घमंड नहीं होगा, उसके अंदर हेट्रेड जैसी चीज भी नहीं आएगी। आगे पोइट ये कहता है मतलब कि ये इंटेलेक्चुअल हेट्रेड जो थी इसके अंदर, और ये इंटेलेक्चुअल हेट्रेड उसने कहाँ देखी थी? ये इंटेलेक्चुअल हेट्रेड जो थी, जो बौद्धिक जो नफरत जो होती है, उसने मॉडगॉन के अंदर देखी थी। और मॉडगॉन ने क्या किया था? उसके जीवन का जो भविष्य जो था, उसकी जो खुशियां जो थी, उसने सपने संजोए थे, उन सबको उसने बर्बाद करके रख दिया था। तो पोइट ने इसके गम में एक बहुत ही दुखी जीवन, एक बहुत ही ग्लूमी है और सैड लाइफ को उन्होंने जिया। पोइट आगे कहता है कि जो है पोइट अंत में ये प्रे करता है उसकी डॉटर की शादी जो हो एक ऐसे व्यक्ति से हो जो एक अच्छे परिवार का। पोइट चाहता है उसका पति जो हो, जो आने वाला उसका दामाद होगा, वो एक अच्छे परिवार का हो, एक रॉयल फैमिली का होना चाहिए, एक शानदार फैमिली होनी चाहिए, ऐसी फैमिली होनी चाहिए जहां लोग परंपराओं का पालन करें, जहां सेरेमनी होती हैं या कर्सी जैसी चीजें होती हैं। तो पोइट इस पोइट के अंदर, जैसा कि मैंने समरी बता दिया आपको, पोइट जो अपनी बेटी के लिए प्रे कर रहा है, उसकी बेटी जो है बुराई से मुक्त हो, उसमें किसी तरह का कोई घमंड न हो, कि सुंदर भी हो, इतनी सुंदर भी ना हो, उसके अंदर प्राइड जन्म ले ले। और पोइट इसके अंदर एक एग्जाम्पल भी देता है वीनस और हेलन के, जिन्होंने जो सुंदर थी, खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घमंड के कारण जीवन के सही मार्ग को नहीं चुना और अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। तो पोइम शॉर्ट पोइम नहीं है, काफी बड़ी पोइम है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ते हैं। थोड़ी एक दो लाइन पढ़ा रहा हूं आज, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे इसकी क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन।
once more the storm is howling, and a half head under the cradle hood. Under the cradle hood and cover leg, my child sleeps on. My child sleeps on. There is no obstacles. There is no obstacle. There is no obstacle, but Gregory would but one were they, and one were they, whereby the haystack and roof leveling mill bred on the Atlantic can be stayed. यहाँ तक तो ये पोएम की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। इसके अंदर बताया जा रहा है कि उसकी बेटी जो है वो अभी भी पैदा हुई है, उसका भी अब जन्म हुआ है और बाहर जो है मौसम जो है वो काफी अच्छा नहीं है, मौसम में तूफान है, वो संकेत दे रहा है आने वाली बुराई का। तो पोएट कह रहा है वंस मोर, एक बार फिर से, स्टॉर्म माने तूफान जो है, हाउलिंग का मतलब क्राइंग, फिर से मतलब तेजी से तूफान आ रहा है और वो काफी शोर मचा रहा है। एंड हाफ हिड अंडर द क्रेडल माने पालना, और कवर लेट कवर माय चाइल्ड स्लीप्स ऑन। पोएट कह रहा है मेरी बेटी जो पैदा हुई है वो एक क्रेडल के अंदर और कवर लेट माने ढकी हुई है और वो गहरी नींद में सो रही है। अब पोएट बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा तूफान जो है वो आने वाला है। और पोएट कहता है इस तूफान को रोकने के लिए उसको कोई साधन नजर नहीं आ रहा है। वो कहता है देयर इज नो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल माने बाधा, बट ग्रिगोरी, कोई भी इस तूफान को रोकने के लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। इस तूफान को रोक सकता है, कौन रोक सकता है? ग्रिगोरी को। ग्रिगोरी के जंगल जो है वो इस तूफान को थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। और एक वन वेयर हिल, वेयर में खाली, नेकेड से फिर कहते हैं, और एक खाली हिल जो है उसको रोक सकती है। वेयर बाय द हे स्टिक, हे स्टिक का मतलब होता है पाइल ऑफ ग्रास, घास का ढेर, घास का और ढेर। हे स्टिक रूफ लेवलिंग विंड, जो काफी तेज हवा चल रही है, वो ऐसी हवा चल रही है जो मतलब ऐसा लगता है जो घास का ढेर जो है उसको उड़ा कर ले जाएगी, और छत के ऊपर घास फूस लगी हुई है वो भी हवा के अंदर उड़ जाएगी। और पोएट कहता है कि तूफान जो आया है ये निकल कर आया है, कहां से निकल कर आया है? अटलांटिक। तूफान जो है अटलांटिक से निकल कर बाहर आया है और इस तूफान को रोका जा सकता है। इसके द्वारा रोका जा सकता है, बेयर हिल के द्वारा रोका जा सकता है, और गेरी की कुछ जो है वहां से इस तूफान को रोका जा सकता है। तो मैंने आपको ऊपर की लाइन पढ़ा दी है, बिल्कुल जो नेचुरल सेटिंग जो पोएट की दी गई है वो
कोई भी जो नेचुरल सेटिंग जो है इन पंक्तियों के अंदर हम देख सकते हैं। इन पंक्तियों के अंदर पोइट ने नेचुरल सेटिंग दी है, बताया समय जब कोई जो था कोई को लिख रहा था उस समय मौसम कैसा था, ये सब बातें इसमें बताई गई है। आगे इस पैराग्राफ अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे कोई अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, ओके बाय।